सुषमा जी ने अनु को जैसे ही घर से बाहर जाते हुए देखा तो वो भी फुर्ती से उठ खड़ी हुई और उसके पीछे चली गईं। मेरी बात समझने की कोशिश करो अनु, प्लीज। तुम्हें मेरी कसम, रुक जाओ। सुषमा जी ने उसे अपनी कसम देकर रोकने की कोशिश की। उनकी बात सुनकर अनु के कदम वहीं रुक गए। उसने अपना सूटकेस नीचे रखा और उनकी तरफ मुड़ी। ये देखकर सुषमा जी ने चैन की सांस ली कि शायद अब अनु नहीं जाएगी, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। अपनी कसम वापस ले लीजिए मम्मी जी। मैं आपको आपके होने वाले पोते या पोती की सौगंध देती हूँ। प्लीज मेरा रास्ता मत रोकिए, वरना शायद मेरे साथ कुछ और भी हो जाए। इतना कहते हुए उसने सुषमा जी का हाथ पकड़कर अपने पेट के ऊपर रख दिया। उसकी बात सुनकर सुषमा जी अब मजबूर हो चुकी थीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और गला रुंध गया था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अनु के सिर पर हाथ रखकर बोली, अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारी एक माँ यहाँ पर भी है जो हर वक्त तुम्हारी राह देखेगी। इतना कहकर उन्होंने ड्राइवर को आवाज दी और अनु को उसके घर छोड़कर आने को कहा। ड्राइवर चुपचाप अनु को लेकर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। घर के सारे नौकर चाकर अनु के जाने से दुखी थे, क्योंकि उसका व्यवहार ही कुछ ऐसा था कि सभी लोग उसे प्यार करते थे। गाड़ी में बैठते ही अनु फूट फूट कर रोने लगी। वो सोच रही थी कि आज जिंदगी ने उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं न घर की रही न घाट की। अगर मैं उस घर में रह जाती तो विराट जी हमेशा के लिए उस घर से दूर हो जाते और मैं माँ बेटे के बीच दूरी का कारण कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं। उसे रह रहकर सुषमा जी की ममता और विराट का प्यार भरा व्यवहार याद आ रहा था। नहीं चाहते हुए भी उसका हाथ अपने पेट पर चला गया और वो मन ही मन सोचने लगी कि कितना अभागा है ये बच्चा, अपने पिता के होते हुए भी अनाथों की तरह पलेगा और अरबों खरबों की संपत्ति होते हुए भी उसके साथ गरीबी के माहौल में जिएगा। तभी उसकी तंद्रा टूटी। ड्राइवर कह रहा था, आपका घर आ गया है छोटी बहू। उसकी बात सुनकर अनु के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। उसने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, अब मैं उस घर की छोटी बहू नहीं हूँ भैया। इतना कहकर वह गाड़ी से उतर गई। उसने जैसे ही अपना सूटकेस उठाया तो ड्राइवर ने आगे बढ़कर उसके हाथों से वो सूटकेस ले लिया। हमारे लिए आप हमेशा उस घर की छोटी बहू रहेंगी। हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे और इस सूटकेस को रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। इतना कहकर उसने वो सूटकेस उठा लिया और अनु के घर की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर गीता जी ने बड़े ही कर्कश स्वर में अंदर से चिल्लाते हुए कहा, आती हूँ बाबा, आती हूँ। कौन है जो लगातार कुंडी खड़काए चले जा रहा है? अब दरवाज़ा ही तोड़ डालोगे क्या? इतना कहते हुए जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने अनु को देखकर उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। अरे बिटिया, तू आई है अचानक से बिना कहे? और दामाद बाबू? उन्होंने अपनी आवाज़ में शहद घोलते हुए कहा, अब अंदर भी आने दोगी या यही सब पूछ लोगी? अनु ने विरक्ति के साथ कहा तो गीता जी तुरंत दरवाजे से हट गईं और उसे अंदर आने को कहा। ड्राइवर ने अनु का सूटकेस अंदर रख दिया और चला गया। अनु का उदास और उतरा हुआ चेहरा देखकर गीता जी के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगी थीं। हे भगवान, यह अचानक से बिना बुलाए कैसे आ गई? वैसे तो मेरे लाख कहने से कभी नहीं आती, और फिर इसका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया है? लेकिन वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी तो उन लोगों ने पूरे पैसे भी नहीं दिए। कुछ भी हो, मुझे साफ साफ बात करनी होगी। गीता जी खड़ी खड़ी ये सारी बातें सोच ही रही थीं कि तभी सपना और कविता आ गईं। दोनों ही अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुईं। अरे वाह दीदी, क्या सरप्राइज है! पिछले कई दिनों से हम लोग आपको ही याद कर रहे थे। उन दोनों की बात सुनकर अनु के होठों पर एक मुस्कान आ गई। तभी बाहर का कोलाहल सुनकर नेहा भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई। अनु को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो जल्दी से भागती हुई आई और उसके पास खड़ी हो गई। आप कैसी हैं दीदी? सब ठीक तो है? और इस बार आप बहुत दिनों के बाद? अब सब लोग इसी तरह खड़े होकर सवाल जवाब ही करती रहोगी या इसके खाने पीने के लिए भी कुछ लेकर आओगी? गीता जी ने सबको घूर कर देखते हुए गुस्से से कहा। किशोरी लाल भी अनु को देखकर बहुत खुश थे। इस बार तो बहुत दिनों के बाद आना हुआ बिटिया। इधर आओ, जरा मेरे पास बैठो। उन्होंने उसे पास बुलाते हुए कहा। अपने पिता की ममता भरी आवाज़ सुनकर अनु उनके पास चली गई और गले से लगकर रोने लगी। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर गीता जी का शक अब यकीन में बदलता जा रहा था। जरूर कोई बड़ी बात हुई है, इसीलिए ये लड़की बिना बताए यहाँ आ गई है और अब इस तरह रो रही है। इससे साफ साफ सारी बातें पूछती हूँ। अगर इसने कुछ नहीं बताया तो मैं सीधे सुषमा जी से जाकर बात करूंगी। अरे, अब ऐसी क्या बात हो गई जो अपने बाप के गले लगकर रो रही है? सब ठीक तो है ना? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, गीता जी ने उसके करीब आते हुए कहा।
अनु को इम्प्रेस करने के लिए नेहा भी भागकर अपनी रसोई से तरह तरह की नमकीन और मिठाइयाँ लेकर आ गई थी। बातें तो होती ही रहेंगी, पहले कुछ खा पी लीजिए। तब तक दूसरी तरफ से सपना भी गर्मा गर्म चाय बनाकर ला चुकी थी। अनु समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो बात की शुरुआत कैसे करे। उसे मालूम था कि जैसे ही उसकी माँ को ये पता चलेगा कि वो घर छोड़कर आ गई है तो वो तत्काल तांडव शुरू कर देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो विराट से लेकर सुषमा जी को भी पैसे के लिए परेशान कर देगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मुझे आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ऐसा सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनु की आंखों में आंसू देखते ही गीता जी को पूरा विश्वास हो गया कि जरूर कोई न कोई बड़ी बात हुई है। उनके सब्र का बांध टूट चुका था। वो गुस्से में भरकर चिल्लाती हुई अनु से बोली, मैं पूछती हूँ, तेरे मुंह से बोल क्यों नहीं फूट रहे हैं? मुंह में दही जमा रखा है क्या? आखिर ऐसी क्या बात हुई कि तू बिना कहे मुंह उठाकर यहाँ चली आई है? अरे भगवान, मैं पूछता हूँ, तुम्हें हो क्या गया है? तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? ये अपने ही घर आई है, कहीं और नहीं। तुम तो पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब कर रही हो। किशोरी लाल ने जब अपनी पत्नी को इस तरह बात करते हुए देखा तो उन्होंने गीता जी को डांटते हुए कहा, तुम तो चुप ही रहो जी। पता नहीं वहां कौन सा गुल खिलाकर आई है। मैं अभी समधन जी को फोन करती हूँ। गीता जी ने अपने पति को घूर कर देखते हुए कहा और सुषमा जी को फोन लगाने लगीं। ये देखकर अनु तड़पकर उठ खड़ी हुई और जोर से चिल्लाकर बोली, तुम्हें उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ, हमेशा के लिए। क्या क्या कहा तुमने? गीता जी ने हैरानी से अपना मुंह फाड़ते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है बेवकूफ लड़की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम अपनी ससुराल छोड़कर आ गई, वो भी इस हालत में जबकि तुम माँ बनने वाली हो? क्यों, तुझे किसी ने रोका नहीं? गीता जी ने अनु को पकड़कर झकझोरते हुए कहा, रोका था? मम्मी जी ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं आ गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वो अपने बेटे से दूर हो जाएं। आज मेरे वहां रहने के कारण विराट उस घर को छोड़कर चले गए हैं। उसने अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को छुपाते हुए कहा, अरे वो जाता है तो जाने देती उसे। कितने दिन अपना राजपाट छोड़कर बाहर रहता वो। एक दिन उसे घर लौटना ही पड़ता, लेकिन तू क्यों यहाँ आ गई? गीता जी ने अपना माथा पीटते हुए कहा। तभी जैसे उन्हें कुछ याद आया। अच्छा छोड़ इन बातों को, अब तुम घर आ ही गई हो तो क्या करूं? वैसे तेरी सास ने अब तो तुझे सारे पैसे दे ही दिए होंगे। मैं कोई पैसे लेकर नहीं आई हूं और मुझे चाहिए भी नहीं। अरे तुझे नहीं चाहिए, लेकिन हमें तो चाहिए। और तू जो इस तरह खाली हाथ हिलाते हुए यहाँ आ गई है तो तेरे और तेरे इस होने वाले बच्चे का खर्च कौन उठाएगा? गीता जी ने घायल शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहा। अपनी पत्नी को इस तरह अनु पर चिल्लाता हुआ देखकर किशोरी लाल वहीं से चिल्लाने लगे, कैसी माँ हो तुम? बेटी इतने दिनों के बाद इस हालत में तुम्हारे घर आई है और तुम हो कि उसका स्वागत करने के बजाय उसकी लानत मलामत कर रही हो। मैंने दुनिया में तुमसे ज्यादा लालची औरत नहीं देखी। अपनी बात कहते कहते किशोरी लाल हाँफने लगे थे, क्योंकि एक तो वो पहले से ही बीमार थे, ऊपर से ज्यादा जोर से चिल्लाने की वजह से उनकी सांस फूलने लगी थी। ये देखकर भी गीता जी का हृदय नहीं पसीजा। हाँ, मैं हूँ लालची, मगर आप ये बात क्यों भूल रहे हो कि मेरे इसी लालच की वजह से आपका इलाज चल रहा है। इस घर में 2 वक्त की रोटी आ रही है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है। ये सब मैंने खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए किया है। गीता जी ने अपने पति से भी ज्यादा दुगनी आवाज में चिल्लाते हुए कहा। अपनी पत्नी की बात सुनकर किशोरी लाल का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। ये सब तुमने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया है और तुम्हारे इस स्वार्थ की बलिवेदी पर बलि का बकरा बनी है मेरी बेटी अनु। अब तो उसे बख्श दो। अपने माँ बाप के बीच बढ़ती हुई तकरार को देखकर अनु घबरा गई। उसने अपने पिता के पास जाकर उन्हें रोकते हुए कहा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी बाबूजी, प्लीज इस तरह गुस्सा न करें। गुस्सा न करूं तो क्या करूं? अब तो सुधांशु भी अच्छा कमाने लगा है, उनकी कमाई पर यह घर अच्छे से चल सकता है। लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ को तो हराम के पैसे की लत लग गई है। परंतु बस अब और नहीं। तूने बिल्कुल ठीक किया बेटी जो यहाँ आ गई। किशोरी लाल ने अनु के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। एक तरफ जहाँ गीता जी और किशोरी लाल के बीच लड़ाई हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ नेहा हैरानी से मुंह फाड़कर सब कुछ देख रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अनु सब कुछ छोड़ छाड़कर यहाँ आ गई है। वहीं सपना और कविता को अपनी बहन के लिए बहुत दुख हो रहा था। उन्हें ये बात मालूम थी कि इस घर की भलाई और इस परिवार वालों की खुशियों के लिए ही उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। वे दोनों बहनें आगे बढ़ीं और अनु का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गईं।
गीता जी अभी भी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थीं। वहीं नेहा सोच रही थी कि यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। कहाँ तो वे दोनों पति पत्नी बिजनेस बढ़ाने के नाम पर उनसे और पैसे मांगने वाले थे, लेकिन अब तो सारा मामला ही उल्टा हो गया है। वो उल्टे पांव अपने कमरे में गई और सुधांशु को फ़ोन करके सारी बात बताने लगी। सुषमा विराट मेंशन। सुषमा जी अभी भी चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थीं। अनु के जाते ही मानो पूरा घर खाली खाली हो गया था। उन्हें अनु बहुत याद आ रही थी। इसके साथ ही उन्हें इस बात की भी चिंता हो रही थी कि इस हालत में अनु अपने मायके में कैसे रह रही होगी। उन्हें रह रहकर अपने बेटे पर बहुत क्रोध आ रहा था। तुम नहीं जानते हो विराट कि तुमने क्या खो दिया है। एक मामूली कंकर के लिए तुमने हीरे जैसी पत्नी को खो दिया है। अपने इस फैसले पर एक दिन तुम बहुत पछताओगे। सुषमा जी ने हॉल में लगी हुई विराट की तस्वीर को देखते हुए कहा और अपने कमरे में जाने लगीं। खाना तो खा लीजिए मालकिन, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जमुना ने उनसे आग्रह करते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग सब खाना खा लो। सुषमा जी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा और अपने आंसुओं को छुपाती हुई वहां से चली गईं। हे भगवान, न जाने अब इस घर का क्या होगा। छोटे मालिक भी घर छोड़कर चले गए हैं, बहू रानी भी घर छोड़कर चली गईं और मालकिन तो पहले से ही बीमार हैं। जमुना ने रामशरण की तरफ देखते हुए कहा, जो इस हवेली का कुक था। हम तो कहते हैं जमुना बहन कि हमें छोटे मालिक को फ़ोन करके सारी बात बता देनी चाहिए। हो सकता है कि जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि बहू रानी यहाँ से चली गई हैं तो वो घर लौट आएं। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा भाई, वरना मालकिन की तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी और इस बार तो छोटी बहू रानी भी नहीं है उन्हें संभालने को। जमुना ने उदास होते हुए कहा और टेबल पर लगा हुआ खाना समेटकर रसोई में चली गई। अपने कमरे में लेटी हुई सुषमा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें अनु की बहुत याद आ रही थी। उनका बस चलता तो वो इसी वक्त जाकर उसे अपने घर ले आती, लेकिन उन्हें ये बात मालूम थी कि अनु बहुत स्वाभिमानी और जिद्दी लड़की है। वो इतनी आसानी से यहाँ लौटकर नहीं आएगी। वो अपने माथे पर कभी भी लालची होने का कलंक नहीं लगने देगी। उन्हें अपने बेटे विराट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये तुमने क्या किया विराट? सुषमा जी ने अपने आप से कहा और रोने लगीं। इस तरह न जाने कब उनकी आंख लग गई। शाम गुजर चुकी थी और रात घिरने लगी थी, लेकिन सुषमा जी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थीं। इतनी देर तक सोता हुआ देखकर जमुना उन्हें जगाने के लिए उनके कमरे में गई। जैसे ही उसने कमरे की लाइट ऑन की और सुषमा जी पर उसकी नज़र पड़ी तो घबराहट के मारे वो जोर से चिल्ला पड़ी, मालकिन! जमुना की चीख सुनकर बाकी के नौकर भी भागते हुए वहां आ चुके थे। क्या हुआ जमुना? तुम इतना जोर से क्यों चिल्लाई? क्या हुआ मालकिन को? रामशरण ने कमरे में आते हुए कहा। लेकिन फिर जैसे ही उसकी नज़र भी सुषमा जी पर पड़ी तो वो भी घबरा गया। सबने देखा वो जमीन पर बेहोश होकर गिरी हुई थीं। हे भगवान! ये क्या हुआ? लगता है उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। जमुना, तुम उन्हें संभालो, मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करता हूँ। इतना कहते हुए रामशरण डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए चला गया। जमुना धीरे धीरे सुषमा जी के चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी और उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कितना अच्छा घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर छोटी बहू रानी क्या गईं, जैसे इस घर की खुशियां ही चली गईं। जमुना मन ही मन सोच रही थी। 10 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस के साथ साथ डॉक्टर साहब भी आ चुके थे। देखते ही देखते सभी लोग सुषमा जी को लेकर अस्पताल जा चुके थे। रामशरण भाई, मेरा मन कह रहा है कि क्यों न हम एक बार छोटी बहू को फ़ोन करके सारी बात बता दें। हमको विश्वास है कि मालकिन की बीमारी की बात सुनते ही वह भागती हुई चली आएंगी। बात तो तुम ठीक कहती हो जमुना बहन, लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद हम किस मुंह से छोटी बहू रानी को फ़ोन करेंगे? मैं ऐसा करता हूँ कि छोटे मालिक को फ़ोन लगाता हूँ। आखिर मालकिन की जिम्मेदारी उनकी ही तो है, वो उनकी माँ हैं। रामशरण ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम भी कैसी बातें करते हो भैया? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे फ़ोन करने से घर वापस लौट कर आएंगे? मुझे तो छोटे मालिक पर बहुत गुस्सा आ रहा है। एक बेशर्म लड़की के लिए उन्होंने अपनी हीरे जैसी पत्नी को तो गंवा ही दिया, इसके साथ ही सब कुछ छोड़कर इस घर से चले गए। जमुना ने बड़े हिकारत भरे स्वर में कहा, जो भी हो, हमें उन्हें फ़ोन करके सारी बात बतानी ही होगी, वरना कहीं ऐसा न हो कि बाद में छोटे मालिक हमसे ही इस बात के लिए नाराज़ हो जाएं कि हमने उन्हें खबर क्यों नहीं की। इतना कहते हुए रामशरण विराट को कॉल करने लगा। कंटिन्यू रिंग जा रही थी, लेकिन विराट कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। काफ़ी देर तक जब दूसरी तरफ से विराट ने कॉल रिसीव नहीं किया तो थककर रामशरण ने फ़ोन रख दिया। क्यों, छोटे मालिक ने फ़ोन नहीं उठाया ना?
अरे हम तो पहले से ही जानते थे कि उस लड़की के चक्कर में वो सब कुछ छोड़ चुके हैं, और तो और अपना दीन धर्म भी भूल गए, जमुना ने गुस्से के साथ कहा। उसकी बात सुनकर रामशरण ने कुछ नहीं कहा। हम तो कहते हैं कि एक बार छोटी बहू रानी को फोन कर ही दो। हमको पूरा विश्वास है वो मालकिन को अपनी माँ के समान प्यार करती हैं। उनकी बीमारी की बात सुनकर जरूर आएंगी। तुम ठीक कहती हो, मैं अभी छोटी बहू रानी को फोन लगाता हूँ। इतना कहकर रामशरण ने अनु को फोन किया। किशोरी लाल का घर। अनु इस वक्त अपनी बहनों के कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके मोबाइल में रिंग हुई। उसने फोन उठाया, पर जैसे ही नंबर पर नजर पड़ी तो वो समझ गई कि सुषमा विराज मेंशन से कॉल आ रहा है, सो उसने कॉल रिसीव नहीं किया। थोड़ी देर तक रिंग होने के बाद फोन अपने आप ही बंद हो गया। क्या मम्मी जी मुझे फोन कर रही हैं? हाँ, जरूर वही कर रही होंगी, लेकिन वो मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? मैंने तो उनसे साफ साफ कह दिया था कि मैं वापस नहीं लौटूंगी। यही सोचते हुए अनु ने करवट बदल ली और सोने की कोशिश करने लगी। वो घर छोड़कर चली तो आई थी, लेकिन उसे अब अपने साथ साथ अपने बच्चे के भविष्य की भी चिंता सता रही थी। अभी उसने अपनी आंखें ही बंद की थीं कि तभी एक बार फिर से उसके मोबाइल में रिंग होने लगी। अनु ने इस बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। कॉल रिसीव कर लो दीदी, क्या पता कोई ज़रूरी बात हो। मुझे मालूम है मम्मी जी मुझे फ़ोन कर रही हैं, वो फिर से मुझे घर वापस लौटने के लिए कहेंगी, इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं कर रही। सपना की बात सुनकर अनु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। जब तीसरी बार रिंग हुई तो वे दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। कुछ तो बात है दीदी, वरना वो कंटिन्यू इस तरह कॉल नहीं करती। इतना कहते हुए सपना ने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो छोटी बहू रानी, हम रामशरण बोल रहे हैं। बड़ी मालकिन की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। आप घर वापस आ जाओ बहू रानी, यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो गया है। रामशरण ने एक सांस में अपनी बात कह दी। वहीं सपना ये बात सुनकर हैरान हो गई। उसने अनु के हाथों में फ़ोन पकड़ा दिया। दीदी तुम्हारे घर से फ़ोन है, आंटी जी की तबीयत खराब हो गई है, वो अस्पताल में एडमिट हैं। क्या क्या कहा तुमने? सपना की बात सुनकर अनु ने घबराकर कहा और उसके हाथों से फ़ोन ले लिया। क्या हुआ काका मम्मी जी को? अचानक से उनकी तबीयत कैसे बिगड़ गई? हमको नहीं मालूम बहू रानी, हम लोग जब कमरे में गए तो देखा वो ज़मीन पर बेहोश गिरी हुई थीं। हम लोगों ने छोटे मालिक को भी बहुत फ़ोन किया, लेकिन वो हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। हमारा मन बहुत घबरा रहा है बिटिया, अगर हो सके तो घर आ जाओ। हाँ काका, हम अभी आते हैं। इतना कहते हुए अनु घबराकर उठ खड़ी हुई और अपना पर्स उठाकर घर के बाहर निकल गई। बाहर आंगन में बैठी हुई गीता जी ने जब उसे इस तरह घबराकर बाहर जाते हुए देखा तो उन्होंने अपना मुंह ऐंठ लिया। सपना ने जब इस तरह अपनी माँ का बर्ताव देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वहाँ आंटी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो अस्पताल में एडमिट हैं। ऐसी हालत में तो तुम्हें दीदी के साथ जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो मुंह बना रही हो। इंसान को इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। सपना ने बड़ी वितृष्णा से अपनी माँ को देखते हुए ये बात कही। चुप कर और अपना मुंह बंद रख, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। अरे मैं तो कहती हूँ कि उसकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। ऐसी हालत में तो उसे अपने घर पर आराम से रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो यहाँ आ गई है, यहाँ हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए। गीता जी ने जलती हुई नज़रों से सपना को घूरते हुए कहा और अपने कमरे में चली गईं। तुझे अपनी बहन के साथ जाना चाहिए था बिटिया, उसे ऐसी हालत में अकेले नहीं जाने देना था। एक तो वो माँ बनने वाली है और परिस्थितियों की वजह से पहले से ही परेशान है। किशोरी लाल, जो चुपचाप बैठे सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने सपना से कहा। दूसरी तरफ अनु बदहवास होकर भागी चली जा रही थी। उसे मालूम था कि सुषमा जी को किस हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उधर विराट गुस्से में प्रॉपर्टी के पेपर पर सिग्नेचर करके लकी के साथ घर से निकल चुका था। फिलहाल वो उसके घर पर था, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। करना क्या है? मैं सीधे मेघा से मिलने के लिए उसके घर जाता हूँ और उसे सारी बातें बताकर मैं ये शहर क्या, इस देश को ही छोड़कर चला जाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, विराट ने अपने आप से कहा और मेघा से मिलने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ गया। लकी इस वक्त अपने ऑफिस में था, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। टेंशन में आकर बगैर सोचे समझे वो उसके घर से तो निकल गया था, मगर थोड़ी देर के बाद उसे समझ में आया कि मुझे लकी के वापस घर लौटकर आने का इंतजार करना चाहिए था। जीवन में पहली बार वो सड़क पर पैदल चल रहा था। उसने अपना पर्स निकाला और चेक किया तो कार्ड के अलावा कुछ खुदरा पैसे रखे हुए थे। एक बार उसके मन में आया कि वो अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकाल ले,
लेकिन दूसरे ही पल उसे इस बात का ख्याल आया कि अब तक तो मम्मी ने उसके सारे अकाउंट फ्रीज करवा दिए होंगे। ऐसे में अब मैं क्या करूं? यही सोचते हुए उसने लकी को कॉल किया। विराट को जब और कुछ समझ में नहीं आया तो उसने लकी को कॉल लगा दिया। अब काम के वक्त किसका फोन आ गया? इतना कहते हुए लकी ने कॉल रिसीव कर लिया। ओए लकी, क्या तू गाड़ी लेकर यहाँ आ सकता है? आ तो सकता हूँ, मगर तू है कहाँ? और तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ क्या? विराट की बात सुनकर लकी ने सवाल करते हुए कहा, इस वक्त मैं तुझे सारी बातें नहीं बता सकता। जितनी जल्दी हो सके तुम गाड़ी लेकर यहाँ आ जाओ। इतना कहते हुए विराट ने लकी को अपनी लोकेशन सेंड कर दी। पता नहीं इस बंदे के दिमाग में क्या चलता रहता है। एक तो इसने गुस्से में आकर प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दिए और अब पता नहीं कहाँ भटक रहा है। मैं तो उसे अपने घर पर छोड़कर आया था, पता नहीं घर से निकलकर इस वक्त कहाँ घूम रहा है। इतना कहते हुए लकी ने फाइल बंद की और ऑफिस से बाहर निकल गया। तुम यहाँ सड़क के किनारे क्या कर रहे हो यार, और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें तो मेरे घर पर होना चाहिए। लकी ने विराट को इस तरह हैरान परेशान सड़क किनारे खड़ा देखकर सवाल किया। तुझे सब कुछ बताता हूँ, पहले गाड़ी में तो बैठ। इतना कहते हुए विराट ने लकी का हाथ पकड़ा और गाड़ी में जा बैठा। क्या बात है विराट, अब तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना सब होने के बाद आंटी जी की तबीयत बिगड़ गई हो और उन्होंने तुम्हें कॉल किया हो? तुम्हारी आंटी जी बिल्कुल ठीक हैं, और भला होंगी भी क्यों नहीं। उनका ख्याल उनकी लाडली बहू जो रख रही है। यहाँ मुसीबत तो मेरे सिर पर आई है। इतना कहते हुए विराट ने लकी को अपनी आगे की सारी प्लानिंग बताई। सारी बात सुनकर लकी ने कहा, ओए खोते, मैंने तो तेरे को उसी वक्त कहा था कि अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्या जरूरत थी तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने की? अरे रो धोकर आंटी जी को मना लेना था। और उधर अनु ने भी पलटी मार दी। और अब तुझे क्या लगता है कि तू जो सोच रहा है वो हो पाएगा? तो क्या करता मैं? मम्मी ने मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। मुझे मेघा और प्रॉपर्टी में से किसी एक को चुनना था। मैंने मेघा को चुना। विराट ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। देखो विराट, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम किसी तरह आंटी को मना लो, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आंटी तो मुझसे भी नाराज थीं, उनकी नाराजगी के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ था। वैसे एक बात कहूं, अनु के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। तुम भी उसका साथ देने लगे। तुम्हें तो सब पता है कि ये शादी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हुई है और तुमने ही करवाई है। विराट ने नाराजगी जताई। हाँ, मैंने ही करवाई थी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मगर उसमें ये शर्त नहीं थी कि तुम उस लड़की को प्रेग्नेंट कर दोगे। जरा उसकी भी सोचो कि अब उस लड़की का फ्यूचर क्या होगा। सच कहूं तो यहाँ गलत अनु के साथ हुआ है। इतना कहते हुए लकी कुछ पल के लिए रुका, फिर विराट को जैसे आईना दिखाते हुए बोला, और तुम्हें क्या लगता है कि मेघा जैसी लड़की जिसने अपने करियर के लिए तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, अब जब उसे इस बात का पता चलेगा कि तुम अब बिल्कुल फटेहाल हो चुके हो, तो क्या वो तुमसे शादी करेगी? तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया था, मगर अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलती की। लकी ने गुस्से में आकर विराट से कहा। तुम गलत सोच रहे हो लकी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब मैं उसके लिए सबको छोड़ सकता हूं तो वो मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? हम दोनों शादी करके अमेरिका चले जाएंगे, वहीं मैं कोई काम कर लूंगा। विराट की बात सुनकर लकी को जहां एक तरफ उस पर तरस आ रहा था, वहीं गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो इस बात को अच्छी तरह समझ गया था कि इस वक्त विराट कुछ भी समझने वाला नहीं है, इसलिए वो चुप हो गया। चल छोड़ इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि अब मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारे घर पर नहीं रहना चाहता, क्योंकि तुम्हारी मम्मी पापा सवाल करेंगे तो क्या कहोगे? तुम तो बस मुझे मेघा के घर पर छोड़ दो, और हाँ, मुझे कुछ रुपए दो, मैं बहुत जल्द तुम्हें लौटा दूंगा। विराट ने लकी की बात सुनकर कहा। लौटाने की बात क्या करता है यार, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा देता हूँ। लकी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेरे अकाउंट में पैसे डलवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है मम्मी ने मेरे सारे अकाउंट फ्रीज करवा दिए हों। विराट की बात सुनकर लकी सोच में पड़ गया। उसने तुरंत अपने ऑफिस फोन किया और बैंक से रुपए निकालकर रखने को कहा। थोड़ी देर में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तुम तो मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम्हें कहाँ जाना है? लकी ने विराट से पूछा। मैंने कहा ना, मुझे मेघा के घर तक ड्रॉप कर दो। मैं फिलहाल उसके घर पर रहूंगा, और हाँ, रुपए भी मुझे उसी के घर पर भिजवा देना। एक ठंडी सांस लेते हुए विराट ने कहा और गाड़ी की सीट पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। लकी ने बगैर कुछ कहे गाड़ी को मेघा के घर की तरफ मोड़ दिया। उसे विराट पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी माँ की बात सुनकर प्रॉपर्टी के पेपर पर दस्तखत कर दिए। वहीं दूसरी तरफ अनु पर भी उसे गुस्सा आ रहा था
कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसकी शादी हुई थी तो फिर उसे विराट को अपने करीब नहीं आने देना चाहिए था। हॉस्पिटल में अनु जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि सुषमा जी को आईसीयू के अंदर रखा गया था। उन्हें इस तरह मशीनों में घिरा हुआ देखकर अनु की आंखें भर आईं। अब उनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? अनु ने धड़कते दिल के साथ पूछा। उनकी हालत ठीक तो नहीं है, लगता है वो पिछले कई दिनों से काफी स्ट्रेस में थीं। हम लोगों ने कई टेस्ट किए हैं और ब्लड सैंपल भी लिया है, अब तो रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा, फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर तो चले गए, लेकिन सुषमा जी की हालत के बारे में जानकर अनु को अपने आप पर गुस्सा आने लगा। छी छ, कितनी स्वार्थी हो गई थी मैं। मम्मी जी ने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया और मैं उन्हें उस हाल में अकेला छोड़कर चली गई, जबकि मुझे ये बात मालूम थी कि विराट घर छोड़कर जा चुके हैं। सब मेरी गलती है, मैंने उन्हें अकेला क्यों छोड़ा? इतना कुछ सोचते हुए वो वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और दोनों हाथों में अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। देखिए, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर सिस्टर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हाँ छोटी बहू, इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा, वैसे भी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। रामशरण और जमुना ने उसे समझाते हुए कहा, मम्मी जी को ठीक होना ही होगा, वरना मैं विराट जी को क्या जवाब दूंगी। अनु जमुना के कंधे पर सिर रखकर रोते हुए बोली। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। आप लोगों ने विराट को फोन करके मम्मी जी के बारे में बताया या नहीं? अरे बहू रानी, हम लोग तो छोटे मालिक को फोन कर करके हार गए, लेकिन वो हैं कि हमारा फोन उठा ही नहीं रहे हैं, मजबूरी में हमें आपको फोन करना पड़ा। रामशरण ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मम्मी जी की प्रॉपर्टी वाली बात के कारण विराट बहुत नाराज हैं, इसी वजह से उन्होंने फोन नहीं उठाया होगा। अगर उन्हें जरा सी भी ये बात मालूम होती कि मम्मी जी की तबीयत खराब है तो वह भागकर घर आ जाते। अनु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे अब विराट के लिए चिंता होने लगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह से विराट के साथ कांटेक्ट करे। तभी जैसे अचानक से उसे कुछ याद आया, उसने अपना फ़ोन निकाला और लकी को फ़ोन लगाया। रिंग जा रही थी, लेकिन लकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। लकी सर कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सारी बातों के बाद वो भी मुझसे नाराज़ हो गए हैं? मगर फिर भी मुझे उन्हें कॉल करके बताना तो होगा कि मम्मी जी की तबीयत खराब है, इसलिए विराट जी को साथ लेकर आ जाएं। यही सोचकर उसने एक बार फिर से लकी को कॉल लगाया। लकी का फ़ोन साइलेंट मोड पर था। फाइलों के नीचे दबे होने के कारण लकी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि कोई उसे रिंग भी कर रहा है। कई बार ट्राई करने के बावजूद भी जब लकी ने कॉल रिसीव नहीं किया तो थककर अनु ने फ़ोन करना छोड़ दिया। हे भगवान, लगता है कि लकी सर भी विराट की वजह से मुझसे नाराज़ हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। वो भी यही सोच रहे होंगे कि ज़रूर मैंने ही मम्मी जी को भड़काकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है और मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। विराट को घर से निकलवाने वाली मैं ही हूँ, यही सोचकर वो नाराज़ हैं। यह सारी बातें सोच सोचकर अनु परेशान हुई जा रही थी। उधर काम खत्म करने के बाद जैसे ही लकी ने फाइलों को ड्रॉर में रखा तो उसके नीचे अपना फ़ोन देखा। उसने जैसे ही फ़ोन को अपने हाथ में लिया तो उसमें अनु की ढेर सारी मिस्ड कॉल देखकर हैरान रह गया। अनु ने मुझे इतने सारे मिस्ड कॉल क्यों किए हैं? ऐसा क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आंटी जी की तबीयत सच में खराब हो गई है? और सबसे बड़ी बात कि क्या अब मुझे अनु की मदद करनी चाहिए? यही सोचते हुए लकी उठ खड़ा हुआ, मगर फिर उसे विराट की मम्मी के लिए चिंता हुई और उसने अनु को कॉल बैक किया। दूसरी तरफ से जैसे ही लकी ने अनु के रोने की आवाज़ सुनी तो घबराहट के मारे उसका मोबाइल हाथों से गिर गया।